दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, पटना में जिस तरह का राजनीतिक खेल आपको अभी देखने को मिला है, दरअसल वो खेल नहीं बल्कि उस खेल के पहले की शुरुआत है। यूं कह सकते हैं कि जैसे गांव गली में, मोहल्लों में, छोटे कस्बों में जब हम लोग अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो पहली बॉल पर अगर आउट हो गए तो कहा जाता था कि नहीं 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 अभी आउट नहीं है, तो ट्राई बॉल था। तो आज आपने एक ट्राई बॉल देखा है, लेकिन ये ट्राई बॉल जो पटना में दिखाई दिया है, ये ट्राई बॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे कई सारे ट्राई बॉल के आगे अब औपचारिक खेल, औपचारिक बॉलिंग, औपचारिक बैटिंग आपको देखने को मिलने वाली है। और इस औपचारिक बॉलिंग और बैटिंग को देखने के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, और जिस बिसात की लंबे समय से लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, और खासकर तब से ये उम्मीद की जा रही थी जब इसी साल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दरमियान तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर कहा था, नीतीश कुमार की ओर मुखातिब होकर कहा था, जो जिन्हें वो चाचा कहते हैं नीतीश कुमार को, उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा था कि जब भी आपको बिहार में जरूरत महसूस होगी, आपके साथ आपका भतीजा खड़े होने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो कदम से कदम मिलाने की घड़ी क्या बेहद करीब आ गई है। आज मौका भी था, दस्तूर भी था। मौका था बिहार में सूचना आयुक्त के सिलेक्शन का, और सभी जानते हैं कि सूचना आयुक्त जैसे पद ऐसे पद होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं। लेकिन तीन चार चीजों को एक साथ जोड़कर देखने के बाद साफ हो जाता है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से मुक्त करने की जो पूरी कवायद थी, उस कवायद के पीछे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत के बारे में, और नीतीश कुमार की शख्सियत के बारे में, और नीतीश कुमार जिस ढंग की राजनीति करते हैं उसके बारे में एक बिहार में मुहावरा बड़ा प्रचलित है। मुहावरा यह है, खासकर उनको करीब से जानने वाले पत्रकार तो अक्सर इस बात का निजी तौर पर जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार यदि कह रहे हो कि वो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में उन्हें यदि ढूंढने कोई जाए तो उसे खाली हाथ ही रहना होगा, कुछ मिलेगा नहीं। नीतीश कुमार मिलेंगे नहीं पश्चिम दिशा में, बल्कि यदि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, तो पश्चिम को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढिए, नीतीश कुमार मिल जाएंगे। यही केसी त्यागी प्रकरण में हुआ है, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताई है। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की कोई एकता नहीं है। मुद्दों के साथ एकता दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के साथ। गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन चल रहा है एनडीए गठबंधन के साथ। नीतीश कुमार के उठाए गए मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, शरद पवार की पार्टी, और अब तो ममता बनर्जी की पार्टी भी। वो जाति गणना और आरक्षण के मुद्दे को नवी अनुसूची में डालने का मुद्दा, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ललन सिंह ने संसद में भले ही जो कह दिया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने बाद में साफ कर दिया कि उसका रवैया क्या है। केसी त्यागी ने इजराइल फलस्तीन के मसले पर सरकार की राय से बिल्कुल अलग राय रखी, और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, चाहे सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाती हुई दिख रही है, कतई नीतीश कुमार इसको लेकर के खुश नहीं है। 12 सांसदों की ही ताकत तब भी थी 1998 में, जब नीतीश कुमार की पार्टी ने रक्षा और रेल मंत्रालय भी हासिल किया था, और एनडीए के संयोजक का पद भी जॉर्ज फर्नांडिस के लिए हासिल किया था। आज भी 12 सांसदों की ताकत है, लेकिन 12 सांसदों की ताकत के बूते मिला क्या है? भैंस बकरी चलाने वाला मंत्रालय और एक राज्य मंत्री का पद। यह उसी दिन इसकी इबारत लिख दी गई थी जिस दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया था। और मुद्दों के आधार पर दूरी बढ़ती जा रही है, और एक तरफ जब दूरी बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार के मुद्दों को इंडिया गठबंधन अपनाता चला जा रहा है, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार के पास विकल्प चुनने का रास्ता था कि वो विकल्प चुने तो कौन सा चुने। और आज उसकी पहली बानगी आपने देखी।
अब इस बात को तो कोई नहीं मान सकता कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने गए, जब वो सीएम से मिलने सचिवालय स्थित उनके चेंबर में पहुंचे, तो ये मुलाकात जो हुई, ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त के सिलेक्शन को लेकर हुई। इस मुलाकात के आगे के भी मायने हैं। और याद कीजिए 2022 के शुरू का वो दौर, जब नीतीश कुमार से मिलने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे, घंटे भर की मुलाकात हुई थी और तब कहा गया था कि तेजस्वी यादव दरअसल जाति जनगणना के मुद्दे पर उनसे मिलने गए हैं और उस मुद्दे पर उन्हें कन्विंस करने गए हैं। जाति गणना की बातें बाहर भी हो रही थी, 1 घंटे निजी तौर पर मिल करके कौन सा कन्विंस करके उन्हें आए होंगे, वो सबको पता चल गया कि होना क्या है। और फिर अगस्त में जो हुआ वो आप सबने देखा, 2022 के अगस्त में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राजनीतिक खेल की प्रतीक्षा एक तरफ इंडिया गठबंधन को है और जिस राजनीतिक खेल की संभावना से एक राजनीतिक भय एनडीए गठबंधन के भीतर है, उस खेल का क्लाइमेक्स या द एंड किस दिन सामने आने वाला है। जरा हाल के घटनाक्रमों को एक एक कर देखिए, एक एक करके क्या हो रहा है और कैसे इस बात की तरफ पुख्ता संकेत अब मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, चाचा भतीजे दोनों एक साथ आ सकते हैं। कैसे इसके संकेत मिल रहे हैं? 4 बड़े मसले सामने हैं और 4 बड़े अगर संकेतों को आप समझने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि यह सिर्फ अब समय की बात है। भादों का महीना जिसमें उत्तर भारत में लोग शुभ काम नहीं करते, पितृपक्ष उसके बाद शुरू होगा, पितृपक्ष में और कोई शुभ काम नहीं होता। 2022 अगर आपको याद हो तो 11 अगस्त को सावन खत्म होकर भादों का महीना चढ़ रहा था, 9 और 10 अगस्त को बिहार में खेल हो गया था। तो बिहार के, और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के भी अधिकांश राज्यों के और अधिकांश पार्टियों के नेता ऊपर से जितना प्रगतिशील दिखने की कोशिश करें, अंदर से घोर अंधविश्वासी होते हैं। इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नेताओं के बीच का अंधविश्वास जनता के अंधविश्वास से कहीं ज्यादा है। नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राजगीर गए हैं तो कुछ होगा। अभी राजगीर घूम के आए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यानी खेल परिसर का उद्घाटन करके आए हैं। खेल परिसर का उद्घाटन किया है तो स्वाभाविक है कि खेल ही होगा। खैर, आगे उन 4 संकेतों को देखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। सबसे पहले कल संकेत नंबर 1 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कल यानी 4 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की बैठक बुलाई है। कह सकते हैं कि राजद के तमाम टॉप लीडर्स एक साथ इकट्ठा होंगे। बाहर से तो यह दिखाया जा रहा है कि जाति गणना और बढ़े हुए आरक्षण को 9th शेड्यूल में डालने के मुद्दे पर राजद की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी कि इसको लेकर प्रदर्शन कैसे होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, उसको लेकर ये सब बैठक बुलाने की नौबत नहीं आई है। तो राजनीति में खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। मीडिया में जो 2 लाइन की बाइट पढ़ी जाती है, स्वाभाविक है कल वही पढ़ दिया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता आकर बोल देंगे कि ऐसे ऐसे नेतृत्व ने कहा है कि जाति गणना के मुद्दे पर यहां धरना देना है, यहां प्रदर्शन करना है और यहां नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जनता को उनकी नीतियों का पर्दाफाश करना है। ये आपको आकर मीडिया बाइट बता दी जाएगी, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा होगी वो कोई नहीं बताता है। किसी पार्टी में कोई नहीं बताता है कि चर्चा क्या हुई। संघ के अंदर क्या चर्चा हुई समन्वय की बैठक में केरल में, क्या आपको किसी ने बताया? 1 लाइन की सुनीला अंबेकर आकर के लोगों को बता गए जाति गणना और बाकी मुद्दे पर कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा बहुत सारी चीजों पर होती है। तो कल भी राजद की मीटिंग में चर्चा होगी। तो अब संकेत नंबर 2 पर चलते हैं। संकेत नंबर 2 दरअसल यह है कि कल विधायक दल की, विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की बैठक और उसके ठीक पहले आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात। समझने की कोशिश कीजिए। थोड़े कहे को, सियासत में संकेतों की भाषा को डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। यानी विधायक दल की, विधायकों, सांसदों की और विधान पार्षदों की बैठक के, पार्टी के टॉप लीडर्स की बैठक के ठीक पहले चाचा भतीजे की मुलाकात के क्या मायने हैं? मुद्दा आधारित एकता तो दोनों में है, दोनों वही चाहते हैं,
क्योंकि नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ही आरक्षण बढ़ाया था। स्वाभाविक है उस मुद्दे से वो अलग नहीं है। नीतीश कुमार ने ही जाति गणना कराई थी। पूरे देश में जाति गणना कराने की मांग पर उनकी पार्टी अब भी कायम है। स्वाभाविक है उस मुद्दे से वो अलग नहीं है। और इस बीच तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की बैठक के ठीक पहले जाकर उनसे मिल रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा संकेत मैं आपको देता हूं, और यह सबसे बड़ा संकेत है। सभी जानते हैं कि राज्यों में जो अधिकारी होते हैं वो अस्थायी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। शासन का हिस्सा नेता होते हैं, अधिकारी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो चीजें हैं, शासन और प्रशासन। तो प्रशासन अस्थायी होता है, शासन लोग बदलते रहते हैं, जनता जिन्हें मौका देती है। और राज्यों का जो प्रशासन होता है, राज्य का जो प्रशासनिक बॉस होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार सिंह है। कई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और विश्वास पात्र हैं, इसलिए है। स्वाभाविक है, अधिकारी को सत्ता में बैठने वाले नेता का विश्वास पात्र होना भी चाहिए, तभी सत्ता का संचालन ठीक से हो पाएगा। बिहार में चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है और मुख्य सचिव बनाए गए हैं अमृतलाल मीणा। बड़े ही काबिल अफसर हैं, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब अमृतलाल मीणा को तमाम अच्छी जगहों पर, अच्छे अच्छे जिलों में, जिन जिलों में जाना उस दौर में अविभाजित बिहार यानी बिहार झारखंड एक रहा हो तब या बाद के दौर में, जिन जिलों या कमिश्नरी में जाना किसी अधिकारी के लिए एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, वो सारी पोस्टिंग, उस तरह की पोस्टिंग अमृतलाल मीणा को मिलती थी। उसके आगे की बात देखिए, अभी बिहार में चीफ सेक्रेटरी बनने के पहले अमृतलाल मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। लेकिन सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के पहले वो 2016-17 में क्या कर रहे थे, ये जानना जरूरी है। और यही वो क्लू है जिसको समझने के बाद कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि बिहार में जो प्रशासनिक फेरबदल भी हो रहा है, क्या वो आने वाले समय के राजनीतिक खेल को और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल कंफर्ट लेवल को तय करने के लिहाज से हो रहा है। दरअसल 2016-17 के दौर में बिहार के पथ निर्माण मंत्री, रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर तेजस्वी यादव थे और पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव अमृतलाल मीणा थे। नीतीश कुमार की सरकार जब महागठबंधन की बनी थी, 3/4 बहुमत मिला था, उस दरमियान की बात मैं आपको बता रहा हूं। 20 महीने तक सरकार चली थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, यानी राजद जदयू कांग्रेस की साझा सरकार, महागठबंधन सरकार। नवंबर 15 से लेकर 17 जुलाई 2017 तक। और इसके अधिकांश हिस्से में जो आज चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, आज के दौर में अभी 2-3 दिनों पहले उन्होंने चार्ज लिया है, अमृतलाल मीणा, तब वो तेजस्वी यादव के विभाग के अवर मुख्य सचिव थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी थी। नीतीश कुमार से भी 9 विधायक उनके ज्यादा जीत कर आए थे। लालू यादव के समय में अमृतलाल मीणा को अच्छे अच्छे जिले मिलते थे। चूंकि काबिल अधिकारी हैं तो उन्हें मिलना भी चाहिए, सरकार किसी की हो। तो तेजस्वी यादव के मंत्रालय में जब उनकी तैनाती की गई होगी तो बिना लालू यादव, बिना तेजस्वी यादव की इच्छा के तो की नहीं गई होगी। और आज वो चीफ सेक्रेटरी है, 2-3 दिनों पहले चार्ज लिया है, बिहार के प्रशासनिक बॉस है। तो इस खेल को भी समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश कुमार को बिहार के तमाम जो भी 2-4-5 सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अधिकारी रहे होंगे, कई लोगों के नाम चल रहे थे, उनमें से अमृतलाल मीणा का सिलेक्शन ही क्यों किया गया, उन्हें पसंद ही वो नाम क्यों आया, यह समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का शासन प्रशासन में एक बड़ा रोल रहा है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत एक और है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। कहा जाता है एक पत्रकार महोदय की नियुक्ति हुई है। पत्रकार महोदय का नाम अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सूचना आयुक्त के तौर पर बिहार में जिस सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, वहां एक पत्रकार महोदय की नियुक्ति हुई है। पत्रकार महोदय को दोनों का बेहद करीबी माना जाता है और पत्रकार महोदय एक बड़े चैनल से भी जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं। एक आध बार नीतीश कुमार तो बकायदा बाढ़ के दरमियान
उनकी रिपोर्टिंग को देखते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा भी कर चुके हैं। पत्रकार महोदय के बारे में एक बात और बता दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही थी, यह जून 2024 की बात है। भाजपा की बैठक के पहले उन्होंने एनडीए की बैठक बुला ली। उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहा था। याद रखिए 4 जून के ठीक बाद की बात मैं आपको बता रहा हूं, 4 जून 2024 के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। वो तस्वीर आपने देखी होगी, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। पहले नीतीश कुमार के पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, वो फोटो भी आप देखिए, और बाद में नीतीश कुमार के बगल में आकर तेजस्वी यादव बैठ गए, वो फोटो भी आप देखिए। ये दोनों फोटो आप देख सकते हैं। और जब ये दोनों फोटो आप देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये दोनों फोटो किसी न किसी ने फोटो खींचने का काम तो किया होगा। ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि अपनी मर्जी से किसी ने कहा होगा खींच मेरी फोटो। किसी ने तो फोटो खींची होगी। मैंने पता करने की कोशिश की, पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वही पत्रकार महोदय हैं जिनका नाम सूचना आयुक्त पद के लिए आज प्रस्तावित किया जा रहा है। उन्होंने ही, वो भी इस फ्लाइट में थे, और उन्होंने ही इन दोनों की एक साथ की फोटो खींची थी जो उस दिन मीडिया में वायरल हुई थी, चारों तरफ वायरल हुई थी। और जो फोटो आप देख रहे हैं अभी, वो उन्होंने ही अपने मोबाइल से खींची थी। इस तरह की बातें आती है। तो जो पत्रकार दोनों का करीबी हो, वैसे पत्रकार तो सभी नेताओं के करीबी होते हैं, लेकिन जो पत्रकार से जिनसे दोनों की करीबी रही हो, उन्हें सूचना आयुक्त बनाया जाना। चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बिहार के काबिल आईएएस में से एक माने जाने वाले अमृतलाल मीणा की तैनाती, जिन्हें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपने समय में अच्छी पोस्टिंग दी, उनकी काबिलियत पर भरोसा किया। विधायकों सांसदों की बैठक बुलाया जाना, और उस बैठक के ठीक पहले चाचा और भतीजे की मुलाकात हो जाना, क्या यह अनायास हो रहा है? क्या यह सब यूं ही हो रहा है? और क्या ऐसे ही यह सब हो रहा है? राजनीति में अनायास कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल की कैडर की तरफ से भी, उनके कोर वोटर की तरफ से भी इस बात का दबाव है कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो राजद के लिए 2019 से ज्यादा निराशाजनक है। कुछ मामलों में निराशाजनक 19 से ज्यादा इसलिए क्योंकि 19 में राजद को 0 सीटें मिली थी, आज 4 सीटें भले ही मिल गई हो, लेकिन 19 में बेस वोटों में उस तरह का क्रैक नहीं दिखा था जो अब दिखा है। 19 में दरअसल बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के माहौल में लोगों के अंदर एक दूसरी भावना में बहकर वोट डालने की कवायद थी। उसमें कोर वोटर और जाति धर्म संप्रदाय की बातें हवा में छूट गई थी। 2024 में जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा क्रैक ये दिखा है कि माइनॉरिटी वोटर्स का बड़ा तबका, जिसे एमवाई समीकरण का हिस्सा माना जाता है, वो राजद से दूर होता हुआ दिखा है। खास करके ओबीसी यानी पसमानदा मुस्लिम महिलाओं ने कई सीटों पर चुपचाप तीर छाप यानी जनता दल यूनाइटेड की मदद कर दी है। कहीं पप्पू यादव का खुला समर्थन कर दिया है, कहीं हिना साहब को सिवान में निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब की मदद कर दी है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कई जगह क्रैक्स दिखे, और क्रैक्स दिखने के पीछे के बड़े कारण ये थे कि लंबे समय से अल्पसंख्यक समुदाय को यह लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के बूते भाजपा को नहीं रोका जा सकता। जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक रोका नहीं जा सकता। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रति अल्पसंख्यक वोटर्स का प्रेम फिर से उमड़ना शुरू हो गया है। अब राजद एक बार और 20 साल से तो दूर है ही, एक बार और यदि 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाती है तो स्वाभाविक है कि बिहार का माइनॉरिटी वोटर नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर देगा, और नए ठिकाने में उसकी पहली पसंद कांग्रेस होगी। माइनॉरिटी जब कांग्रेस की तरफ जाएगा तो सवर्ण और दलित भी आने वाले वक्त में कांग्रेस का रुख करेंगे। ये बात करीब करीब तय है। नीतीश कुमार के सामने क्या है, एक बार यदि जनता ने अगर जिता दिया, एक बार 5 साल की सत्ता और है, उसके आगे उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो सवाल यह है कि वोटर सब भविष्य के लिहाज से जब देखना शुरू करता है तो फिर उसके अंदर वो 25 साल की, जो आज 20 साल की निराशा है, वो 25 साल की निराशा में तब्दील होगा
कि भाई इनके बूते तो अब हरा पाना मुश्किल है और बिहार में बीजेपी हावी हो जाएगी, तो क्या उसे रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ चला जाए? उस परिस्थिति को भी खत्म करने के लिए, क्योंकि याद रखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके कोई पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्य विपक्ष या सत्ता में तो अदला बदली करती रह सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि दोनों राज्यों में एक बार खड़ी हो गई तो कई सेकुलर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की दुकान बंद हो सकती है। तो कांग्रेस को साथ रहना, कांग्रेस के और कांग्रेस को अपने राज्य में बहुत ताकतवर होने देना, दोनों दो बातें हैं। और जो पहली बात है कि साथ तो रहेंगे लेकिन आपको उभरने नहीं देंगे, उसके लिए तमाम कवायद, तमाम राजनीतिक कुर्बानी, भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़े, वो सब कुछ करेगी आरजेडी, और वो सब कुछ नीतीश कुमार भी करेंगे, उनकी भी सियासी मजबूरी है। तो ये सारी परिस्थितियां इशारा करती है कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी होगा वो अनायास नहीं होगा, जो कुछ भी हो रहा है वो अनायास नहीं हो रहा है, बस स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, करीब करीब लिखी जा चुकी है। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त को भी थोड़ा वक्त दीजिए, आने वाले समय में सब कुछ आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि किस दिन सेकुलर राजनीति का चोला जनता दल यूनाइटेड के लोग पहनते हैं, क्योंकि अभी सेकुलर होने का दावा करते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सरकार चलाते हुए सेकुलरिज्म की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी का 23 मई 2019 को 303 सीटें जीतने के बाद भाजपा मुख्यालय से जो संदेश दिया गया, उस संदेश को याद कीजिए कि इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, बकौल नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चुनाव में किसी ने धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने की, धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं की। ये सियासत वहां की और ये सियासत मंडल बनाम कमंडल की, दोनों के बीच की लाइन में नीतीश कुमार खड़े हैं और वक्त वहां लेकर उन्हें जा रहा है जहां उन्हें एक लाइन चुननी होगी। तो उस एक लाइन को चुनने के लिए अनौपचारिक शुरुआत की जिसकी जरूरत थी, अंदर खाने भले ही हो गई हो, उस अनौपचारिक शुरुआत का पहला औपचारिक प्रदर्शन आज आपने देखा है। आगे बहुत कुछ देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में जब भी जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी, हम फिर आपको सबसे पहले अंदर खाने की डिटेल्ड स्टोरी के साथ लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।